नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे उस वायरस की जो देश ही नहीं पूरे विश्व को डरा रहा है। जी हां, हम बात आज इस खास कार्यक्रम में करने जा रहे हैं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की। डेल्टा वेरिएंट ने कई जगह दस्तक दी और ये वेरिएंट हद से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से उबर नहीं पाया है ठीक से कि तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। अब तक 5 से ज्यादा स्टडीज में तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है। भारत में इसी वेरिएंट ने दूसरी लहर को भयावह बनाया था और डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 100 देशों में पहुंच चुका है। वैक्सीनेशन में आगे चल रहे इजराइल, यूके, अन्य देशों में इसकी वजह से नए केस भी तेजी से बढ़े हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तीसरी लहर को रोकने में उतनी ही मदद मिलेगी। लेकिन क्या वायरस के बदलते स्वरूप पर हमारी वैक्सीन कारगर है? क्या वायरस की तरह हम वैक्सीन को भी बदल रहे हैं? क्या जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं उससे डेल्टा जैसे खतरनाक वेरिएंट से लड़ा जा सकता है? डेल्टा से कैसे बचा जा सकता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे और साथ ही इसी सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे बाकायदा इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि जो डेल्टा वेरिएंट इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बतौर वेरिएंट ऑफ कंसर्न के दायरे में आ रहा है, उस बाबत आखिर भारत को तैयारी करने की क्या जरूरत है, किस तरीके की तैयारी करने की जरूरत है और किस तरीके की व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल, जो वैक्सीन इस वक्त लोगों को दी जा रही है वो वैक्सीन किस हद तक इस डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी रहने वाली है? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे और हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे इन सभी सवालों के जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये कितना खतरनाक है। और अभी दूसरी लहर से पूरी तरीके से भारत के कई राज्य, खुद भारत अभी पूरी तरीके से उबर नहीं पाया है। उस बाबत अब जो केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या उस बाबत चिंता करने की ज़रूरत है? स्वास्थ्य महकमे को कुछ और प्रबंध और व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत है। तो इसी बाबत इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं जो कि एडवाइजर हैं आईसीएमआर की, वो हमारे साथ हैं। और इसके अलावा डॉक्टर एम बली हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर एम बली जी, जब से ये कोरोना वेरिएंट का जिक्र शुरू हुआ है, खासतौर पर अगर डेल्टा की बात की जाए, डेल्टा वेरिएंट की, इसको लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो। और पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो कुछ हद तक बढ़ोतरी भी देखने को मिली है कोरोना के केसेस में। क्या मानकर चला जाए, ये जो पूरी परिस्थिति है ये किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, अभी डेल्टा वेरिएंट के बारे में हम लोगों को बहुत सावधान रहना है। इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग जिस हिसाब से यूके में की गई है उतनी हमारे यहाँ नहीं है। और इसकी जो वेरिएंट्स है कि जैसे आपने ठीक बोला है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है कि ये समाज के लिए, हमारे लिए, देश के लिए, हमारे लोगों के लिए खतरनाक है। इसका संज्ञान अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो वेरिएंट आ रहे हैं नए, ने आज ये सुना है, कल सुना है कि लैम्डा वेरिएंट भी आ रहा है। इसके बाद लेकिन आज हम डेल्टा वेरिएंट तो डेल्टा प्लस की बात करेंगे। तो ये वेरिएंट्स ने अपनी जो चुंबकत्व है, अपनी स्पाइक प्रोटीन का, उसमें अलग अलग पोजिशंस पे जो इनका एक एज पोजिशन होती है हमारे हिसाब से, उस पे एमाइनो एसिड सीक्वेंस को चेंज करके अपनी जो क्षमता है, मारक क्षमता है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। और दूसरा, इसका संक्रमण जो है तेजी से होगा, ये लंग के अलावा और टिश्यूज को इन्वॉल्व करेगा। हाँ, इस रिसेप्टर में ये वहां भी घुस जाएगा, इंटेस्टाइनल बैरियर को क्रॉस करके, ये ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करके ये वहां चला जाएगा, इसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट करेगा।
तो इसकी जो ये खुशियात हैं, बैड प्रॉपर्टीज हैं, इसके खिलाफ जब तक हम स्ट्रेटेजाइज नहीं होंगे, इसका इन्फेक्शन सीवियर होगा। और ये AN417 का जो मॉडिफाइड वर्जन है 7.2, इसके नंबर्स बाकायदा दिए गए हैं। मार्च को WHO ने इसको क्लासीफाई करके शेयर किया है और यूके में इसके बहुत ज्यादा देखने में आए थे। आपने ठीक बताया कि यूके ने अपने डिसीजन रिवर्स किए हैं और जिस हिसाब से कल केसेस बढ़े हैं, मुझको थोड़ी सी इसमें शंका हो रही है कि कहीं हम दूसरी वेव की ओर तो नहीं बढ़ने जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हमें इसका संज्ञान लेके अपने प्राइस को पूरा करना पड़ेगा, जो हम एक्सपेरिमेंट में भी बता सकते हैं। लेकिन अभी जो जरूरत है वो इस बात की है, हम मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, घर में रहें और जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करा लें, ताकि हम बेहतर वेरिएंट से कम उस स्टेज तक बच सके जिसमें हमको आईसीयू में न जाना पड़े और हमारी डेथ ना हो। तो और इसका एग्जाम्पल देखा भी गया था एमपी में, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया भी था कि जो लोग जिनको डबल वैक्सीनेशन हो गया था, उनको जब डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हुआ तो वो या तो घर पे ठीक हुए या वो नॉर्मल हॉस्पिटल के कंसल्टेशन से रहे, उनको आईसीयू में नहीं जाना पड़ा और उनकी डेथ से वो बच गए। डेथ उन्हीं लोगों की हुई जिनको वैक्सीन नहीं लगा था। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक क्लिनिकल एग्जाम्पल है हमारे सामने। और डॉक्टर बैठे हैं, वो बड़ी ज्यादा है, इसकी बताएंगी। मैं तो छोटी छोटी बातें यही बताऊंगा कि आप मास्क लगाएं, घर में रहें, अनुशासन से रहें, टीके लगवा लें, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सर्विलेंस करने की, और बड़े स्केल पे सर्विलेंस चाहिए इसके लिए, और हमको उसमें कुछ बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर सुनीला गर्ग भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि सलाहकार हैं ICMR की, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनीला, अभी जिस तरीके से डॉक्टर अम्वली कर रहे थे कि देखिए इस डेल्टा से आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, आप लापरवाही नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पर अगर वैक्सीनेशन का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो वैक्सीन है वो बहुत प्रभावी है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो भी वैक्सीन इस वक्त भारत में उपलब्ध है, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड हो, वो कितनी प्रभावी है इस डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ, कितना असर है उसका? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमारा वैक्सीनेशन तो चल रहा है करके, और करीबन हम 36 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट भी कर चुके हैं। परंतु जितना हम ज्यादा लोगों को, मैं मानती हूँ कि अभी हमें 90 करोड़ लोगों को 2 डोजेज लगानी, यानी कि 180 करोड़ लगानी है, जिसमें से हम 36 करोड़ लगा चुके हैं। और हमारी साथ में सीरो पॉजिटिविटी भी, जो जितने हमारे आंकड़े आए हैं अलग अलग हिस्से से, वो करीबन 60% के करीब है। जैसे कि अभी एम्स ने एक स्टडी रिलीज की थी, दिल्ली के पहले की सीरो पॉजिटिविटी के आंकड़े आए थे। परंतु जहाँ तक ये वैक्सीन का सवाल है, डेफिनेटली ये थोड़ा सा इम्यून एस्केप जरूर रहता है करके, उतना 100% इफेक्टिव नहीं रहता। परंतु आज की डेट में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही काम कर रहे हैं, वो कारगर वैक्सीन हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी जितना हो सके वैक्सीनेशन को पूरा कंप्लीट करना चाहिए। और अब हमारे पास में स्पुतनिक वैक्सीन भी है और जल्दी मॉडर्ना वैक्सीन भी आएगी, जो कि बेसिकली काफी एफिकेशियस है। तो आज की तारीख में जरूरत ये है कि हम कम से कम 20 करोड़ वैक्सीन पर महीने कम से कम लगाएं। हमारा गवर्नमेंट का टारगेट हालांकि 1 करोड़ पर डे का है, जो कि हम अगस्त से पूरा करेंगे। तो जितना वैक्सीनेशन हमारा ज्यादा होगा, परंतु साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि केवल हमने वैक्सीनेशन लगा लिया और हम मास्क लगाना भूल गए और सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। तो ये बहुत जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी हमने फॉलो करना है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन लगाना है, साथ ही साथ 2 गज की दूरी भी लगानी है। तो ये सारी चीजें मिलके काम करेंगी। पर ये जरूर आपका प्रश्न बहुत वाजिब है कि अभी अगर हमारे म्यूटेंट स्ट्रेन ज्यादा आएंगे तो हमारे जो वैक्सीन हैं उनको भी हमें दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि हमें बूस्टर लगाना है कि हमें वैक्सीन में कोई मॉडिफिकेशन करना है। परंतु आज की तारीख में दोनों वैक्सीन कामगार हैं और ये मैं कहूंगी कि जल्दी से जल्दी लोग वैक्सीनेशन लगवाएं।
बिल्कुल, यानी कि वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है और उसके साथ ही जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसका भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर एम्बरली, अभी जिस तरीके से कह रही थी डॉक्टर सुनीला कि अभी रिसर्च वर्क देखने की ज़रूरत है, अभी काम एक तरीके से अगर जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको परखने की ज़रूरत है कि हमें थर्ड बूस्टर की ज़रूरत है या नहीं, या वैक्सीन में कुछ अपडेशन करने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं, क्या एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए जो सबसे एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कोरोना से जंग में, उसको बढ़ाने के लिए क्या तीसरे डोज की भी जरूरत पड़ सकती है? आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, ये एंटीबॉडी का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें आपका सवाल मुझे पूरा नहीं पहुंचा। अगर आप रिपीट कर दें तो। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या कोविड से लड़ने के लिए, खासतौर पे अगर डेल्टा वेरिएंट की बात की जाए, तो क्या उससे लड़ने के लिए हमें जो वैक्सीन इस वक्त भारत में उपलब्ध है उसके तीसरे डोज की भी जरूरत पड़ेगी? खासतौर पे जिस तरह से डॉक्टर सुनीला ने कहा कि अभी रिसर्च करने की जरूरत है कि तीसरी डोज की या फिर वैक्सीन में अपडेशन की जरूरत है या नहीं, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, अभी तक जो देखा गया है, जिन लोगों ने 2 डोजेस लगवा ली हैं, वो इससे लड़ाई में सक्षम हो गए हैं। ये 2.6 से 2.9% तक डिफाइन करता है। जो यूके की स्टडी आई है अपने टीकों पे। लेकिन इसमें जो डेल्टा प्लस है, इसने ये जो हमारा एंटीबॉडी कॉकटेल है उसके प्रति जो है वो रेजिस्टेंस दिखाया है। तो विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमारी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा 2 डोजेस लगा दें, उसके बाद हम किसी डोज के लिए तैयार रहें। जिस तरह से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, वैक्सीन है अभी हमारे पास, तो उसमें हमको थ्योरेटिकली तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमको आगे चल के मे बी 1 ईयर के बाद और आगे चल के या इससे पहले एकाध पहले थर्ड डोज कर सकती है। लेकिन अभी तो सेकंड डोज कितने परसेंट पॉपुलेशन की है, वो अगर हम देखें तो वो कम है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा जी। और तीसरा जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में हमको जो ढिलाई हम देख रहे हैं, जो आपका ये जो पहले भी दिखाई थी आपको चैनल, शिमला, मनाली, कुल्लू सब जगहों पे, उसको हमको तुरंत सीरियस होकर कम करना पड़ेगा। और ये इसमें हमारा रोल वैक्सीन का भी है। ये नहीं कह सकते हम ये वेरिएंट है वो हमारा वैक्सीन नहीं करेगा, हम भी नहीं कह सकते कि इसका से प्रोटेक्शन नहीं है। बिल्कुल है, और ये प्रैक्टिकली जैसे मैंने पहले आंसर कहा कि ये बिल्कुल सही है कि ये वैक्सीन जो लोग लगे हुए हैं उनको संक्रमण की कम होगी, उनको बचाव शक्ति ज्यादा मिलेगी, और इसकी जो ये मैच्योरेशन एबिलिटी जिसको कहते हैं हम, जिसकी वजह से ये डिफाई करता है वैक्सीन एंटीबॉडी को, वो इतनी नहीं है कि लोगों पे ये कारगर नहीं होगा और इसको बढ़ाना जरूरी होगा। मैं डॉक्टर दर्द की इस बात से सहमत थी कि क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की और कोरोना वायरस भी हमारे बीच में रहने वाला है, इसलिए हम और भी आगे इसकी जिसको हम बूस्टर डोज कहें, थर्ड डोज, उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो है वो ये है कि हम वायरस से बचे। एक ऐसी चीज है जो वायरस के हर स्टेज के लिए कामयाब है और वो है मास्क। अगर हम मास्क लगा लेंगे तो हम वायरस के हर स्टेज को से अपने को बचा सकते हैं। अभी देखिए, हाल ही में हम शायद में इसका भी डिस्कशन करें कि लैम्डा वेरिएंट कहाँ से आ गया, ये कितने देशों में फैल गया। तो ये इस तरह की खबरें आती रहेंगी और हम अपने दर्शकों को, श्रोताओं को सावधान करते रहेंगे और उनको याद दिलाते रहेंगे कि हम 3 स्तर पर इसका काम करें। एक तो स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन को बढ़ाएं और एज क्विक एज पॉसिबल लोग वैक्सीनेशन को ले लें। दूसरा जो है सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मास्क लगाए और घर में रहे। तीसरी है सर्विलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हमको रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होगी, जो हमारी वेरियस संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, वो कर रही है। जीनोमिक मैपिंग एक चीज होगी, जीनोमिक मैपिंग के जरिए हमको ये पता लगाना होगा कि इस वायरस का घनत्व, इसकी आबादी किस क्षेत्र में कहाँ पे कितनी है, उसके हिसाब से हम बिल्कुल, ये वो सभी बिंदु है जिस पर खास तौर पे फोकस करने की जरूरत है अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो, और अगर तीसरी लहर को सीमित रखना है तो सवाल यही है कि आखिर डेल्टा के खिलाफ जो वैक्सीन इस वक्त उपलब्ध है वो कितनी कारगर साबित रहने वाली है। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बाबत आगे की बातचीत करने के लिए। डॉक्टर एम्बरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही डॉक्टर सुनीला गर्ग भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर ICMR की तरफ से एक दावा किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो कोविड शील्ड है
उस बाबत 16% लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनी। और वहीं अगर बात की जाए बाकायदा यहाँ पे कोवैक्सीन की, तो डेल्टा के खिलाफ 65% ही ये इफेक्टिव है। तो इस बाबत क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि कुछ और भी काम करने की जरूरत है डेल्टा से लड़ाई लड़ने के लिए? देखिए, आपने ये पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जैसे ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर साहब ने 3 चीजों का जिक्र किया था कि हमने वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को करना, जीनोमिक सीक्वेंसिंग की बात, वो अपने आप में बहुत बिल्कुल सही बात उन्होंने बताई। परंतु जैसे कि आपने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन की एफिकेसी इज अबाउट 64% जब हम 2 डोजेज देते हैं अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट, तो ये डेफिनेटली जरूरी है। परंतु आज की तारीख में हमारे पास में वैक्सीन एक ऐसा उपाय है जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं, और हमारे पास में 2-3 वैक्सीन है। स्पुतनिक वैक्सीन है हमारे पास में, एक कोविशील्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन है। तो जितना हम जल्दी लगाएंगे, जितनी भी इफेक्टिविटी होगी, परंतु वो असरदार होगी। परंतु मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर ने भी बताई थी कि ये एयरबोर्न इन्फेक्शन है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट काम करेगा। और जहां तक साइंटिस्ट की बात है, वो साथ में लैब पे काम करेंगे और साथ में देखेंगे कि कोई और वेरिएंट तो ऐसा नहीं आया। परंतु अंत में यही निकलता है कि हमें ये 3 चीजों के माध्यम से ही अभी हमने इस पैंडेमिक को कंट्रोल करना है। और साथ ही साथ ये हमें देखना है कि जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, फाइजर और मॉडर्ना ने भी अभी अपने वैक्सीन को देखने की बात की है दोबारा से, और ये बात का विषय है, पहले हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी तो हम बूस्टर की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने 36 करोड़ वैक्सीन दिए हैं और अगस्त के बाद में हम देखेंगे कि हम कितनी जल्दी अपनी चीज को बढ़ाते हैं। और उसके बाद में हम बाकी चीजें देखेंगे कि कॉकटेल और वैक्सीन हमें देना चाहिए, यानी कि कॉम्बिनेशन देना चाहिए, या फिर हमें बेसिकली एक बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात की बातें हैं। अभी हमारे को पूरा वैक्सीनेशन के कवरेज पे बहुत ध्यान देना है, और जरूर थोड़ी इफेक्टिविटी कम है, परंतु अभी कारगर है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो जो इफेक्टिव है वो थोड़ा कम है, लेकिन कारगर जरूर है। डॉक्टर एम वली, बाकायदा एक दावा ये भी किया गया है रिपोर्ट के जरिए कि जो स्पुतनिक वी है वो डेल्टा के इस वेरिएंट को लेकर काफी हद तक प्रभावी है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो 92% इसकी निकलकर सामने आई है। तो फिर इस बाबत जब हमें पता है कि डेल्टा का ये जो वेरिएंट है ये तीसरी लहर की एक वजह हो सकता है, तो आखिर स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है इसकी उपलब्धता पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस तरीके से बाकी वैक्सीन उपलब्ध हैं उसी तरीके से इसकी अवेलेबिलिटी पर भी जोर देना चाहिए, या फिर कुछ और भी विकल्प हो सकते हैं? नहीं, इस समय विकल्प है वैक्सीन, उसकी टाइपिंग विकल्प नहीं है। विकल्प आते रहेंगे, और हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने समय पर अपनी जनता को कुछ ऐसा देने में असमर्थ हुए हों। तो जैसे धीरे धीरे विकल्प आ रहे हैं, ये एक लड़ाई है, वायरस वर्सेस वैक्सीन, ये एक लड़ाई है। इस लड़ाई में एक रेस, तो ये रेस में हमको दौड़ना है, और इसके साथ साथ नए टीकों के आयात को हमें करना है। अभी आप सुना होगा कि स्पुतनिक वैक्सीन आई है, लेकिन जो लोग इसको अभी लगवाना चाह रहे हैं सब अवेलेबल नहीं है। तो इतने बड़े देश में, डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन में, बड़ी जो है जनसंख्या में, हर एक को उसकी मनपसंद वैक्सीन या रिसर्च के हिसाब से वैक्सीन आज उपलब्ध नहीं होगी। मैं और डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जो वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगवा लिया जाए और प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि हमने जब शुरू में वैक्सीन नहीं आए थे तब ये बात की थी कि एनी वैक्सीन मोर देन 50% एफिकेसी गुड एनफ, तो उससे तो सब चीज ज्यादा ही है, तो अवेलेबल वैक्सीन से उनकी ज्यादा है। और इसमें हमने ये देखा है कि जिनको हमारे जो अवेलेबल वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगे हैं उनका बचाव भी हुआ है। तो बजाय इसके कि हम इसका विश्लेषण करें, डिसेक्शन करें कि कब कौन सी वैक्सीन आएगी, तो कल से फोन आ रहे हैं लोगों के साथ, हमने सुना है मॉडर्ना आ रहा है, तो आप हमारे लिए अरेंज करा दीजिए। मैंने कहा भाई जब आएगा तो जब चार्ज होगा तो दुनिया देख लेगी, आप इस तरह से सोच रहे हैं। इस समय जो भी वैक्सीन है लगवाइए। इस तरह की जो प्रेफरेंसेज है वो प्रेफरेंसेज से ज्यादा अच्छी बात ये है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए की मैसेज दें कि आपको जो भी वैक्सीन है वो लगवाएं और ये वैक्सीन कारगर है। ऐसा नहीं होगा कि टोटल ही कल काकाराम की स्टडी आई तो उनका मतलब ये नहीं था कि वैक्सीन कारगर नहीं है।
उनका मतलब ये था, स्वास्थ्य वर्कर ने जो स्टडी की है उसमें ये 1% कम काम होती है। फिर मैंने डॉक्टर बट्टा को फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या मतलब है 8 गुना और या 8%? उन्होंने कहा ये स्टडी है, इंडिविजुअल स्टडी का मतलब ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इसको हम ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर अपने मैसेज देने की कहा, कल उन्होंने अपना मैसेज भी दिया, उन्होंने ये कहा कि जो भी अवेलेबल वैक्सीन है वो कारगर हैं, तो कैसे कब ये इंडिविजुअल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसमें होस्ट फैक्टर्स होते हैं तो उस पे डिपेंड करता है, और हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वैक्सीन कारगर कम है या ज्यादा है। हाँ, अपना अपना क्लेम्स है, मॉडर्ना के क्लेम्स है, मॉडर्ना का तो जब से क्लेम्स है जब उन्होंने फेज 3 का डेटा भी नहीं सबमिट किया। तो ये जो वैक्सीन हैं, ये सब वैक्सीन हमारे अच्छे के लिए बनी है, सब कारगर हैं, सब इफेक्टिव हैं, कोरोना से हमारा प्रोटेक्शन करती हैं। इस इंतजार में कि दूसरी वैक्सीन या चौथी वैक्सीन आएगी तब हम वैक्सीनेशन कराएंगे, हमारी जो है वो बहुत देर हो जाएगी, बिल्कुल, वहां पर वो सोच तक देर हो जाएगी। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पे जो तीसरी वेव के लिए कहा भी जा रहा है कि दस्तक दे सकती है, और जिस तरीके की अभी तस्वीरें सामने आई हैं जो खासतौर पे हिल स्टेशन है, उस बाबत एहतियात भी बरतने की जरूरत है, ऐसा डॉक्टर अम्बली भी कह रहे हैं और आप भी कह रही हैं। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के वैक्सीन के लिए कब तक पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल मिल पाएगा? अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा, खासतौर पर तब जब बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है थर्ड वेव? देखिए, मैं अभी दोबारा से कहना चाहती हूँ कि अगर हम वेव 1 और वेव 2 दोनों की तरफ देखें तो 10 साल से छोटे बच्चे जो थे करीबन 3% दोनों वेव में इफेक्ट हुए थे, और उनमें इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर नहीं थी। और इसी तरह से अगर हम 11 से 19 साल के बच्चे देखें तो वो भी उतनी मात्रा में हुए थे और इन्फेक्शन बिल्कुल सीरियस नहीं थी उनमें, बच्चे जल्दी ठीक भी हो गए थे। तो जहाँ तक वेव 1 और वेव 2 दोनों वेव्स का सवाल है, वहाँ पे हमने बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन नहीं देखा, और ये अक्सर, और ये मैं थर्ड वेव में भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि बेसिकली बच्चों में इन्फेक्शन उतना सीरियस नहीं होगा। और जहाँ तक बच्चों के वैक्सीन का आपने सवाल उठाया है, ऑलरेडी डिफरेंट कंपनीज ट्रायल कर रही है हमारी, जैसे भारत बायोटेक का ऑलरेडी ट्रायल एम्स में भी चल रहा है और बाकी साइट्स में चल रहा है करके, तो उन्होंने थर्ड उसमें चले गए हैं, थर्ड एज ग्रुप में, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे थर्ड फेज ऑफ ट्रायल के, तो सितंबर तक इसके रिजल्ट आ जाएंगे। तो जिससे कि हम बच्चों को फिर हम 18 से 12 साल के बच्चे ऐसे हम लगाना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो नीचे जाएंगे, क्योंकि आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों का भी अगर हम यूथ बच्चे जैसे हैं और पर्टिकुलरली एडोलेसेंट जैसे 12 से ऊपर है, उनका लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज है, ओबेसिटी भी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो बेटर है कि हम 18 से 12 साल की तरफ जाएं, यानी कि 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन पहले लगाएं और बाद में अगर जरूरत पड़े तो हम नीचे की तरफ जाएं। बिल्कुल, यानी कि अगर यानी कि अगर देखा जाए तो बताइए आप बात पूरी कीजिए जल्दी से। साथ ही साथ हमें मैन पावर को भी ट्रेन करके रखना चाहिए, यानी कि जो लोग बच्चों की देखभाल कर सके, चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो करते ही करते हैं, परंतु फिजिशियंस हैं, हमारे पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सिस्टम की तरफ से हमारी कोई कमी ना रह जाए, और हमारे को ट्रेनिंग करके और हमें बच्चों के लिए बेड से उपलब्ध कराने पड़ेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट के प्रयास सब तरीके से जारी हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट के प्रयास हर तरीके से जारी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला और डॉक्टर अम्बली, आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके कोरोना के इस डेल्टा वेरिएंट से। फिलहाल इतना ही है, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।